आप सभी का अपने YouTube चैनल AEIC क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल ही गया है कि BTE बोर्ड ने एग्जाम ऑनलाइन कराने का फैसला ले लिया है। तो जब एग्जाम ऑनलाइन कराएगा तो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को समझाते हुए चलेंगे। जैसा कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक सब्जेक्ट है UEE, जिसमें पहला चैप्टर क्या है, इल्यूमिनेशन। तो आज हम इल्यूमिनेशन प्रदीपन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ये पार्ट वीडियो का पार्ट 1 रहेगा, इसमें कुछ क्वेश्चन इल्यूमिनेशन के रहेंगे और पार्ट 2 में जब तक इल्यूमिनेशन का पूरा चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये पार्ट चलता रहेगा। नेक्स्ट पार्ट तभी पर आएगा जब आप लोग कमेंट करके या शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। आप लोग की डिमांड पे नेक्स्ट पार्ट दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश तरंगों की सीमा कितनी होती है। अर्थात ये पूछ रहा है वो ऐसी कौन सी तरंग है जिसके कारण हम कितने वेवलेंथ तक के, कितने एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ तक के तरंगों को विजिबल कर पाते हैं। सीमा कितनी होती है, तो उसकी सीमा कितनी होती है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी सीमा होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 75,000 एंगस्ट्रॉम, 7500 एंगस्ट्रॉम तक। हमारी आंखें इतनी ही विजिबल कर पाती है, इससे ज्यादा विजिबल नहीं कर पाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य से उष्मा तथा प्रकाश के रूप में प्रति सेकेंड उत्सर्जित ऊर्जा का कितना भाग पृथ्वी तक पहुंचता है। तो इसका सही आंसर क्या है, देखिए सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझते हैं। जो देखिए, जब किसी वस्तु या पिंड का तापमान बढ़ाया जाता है तो गर्म पिंड से उष्मा ऊर्जा का तरंगों के रूप में रेडिएशन होने लगता है। और ये जो रेडिएशन होते हैं ये मिक्सचर रेडिएशन होते हैं। सबसे जो कम तापमान की तरंग होती है उसकी तरंग दैर्घ्य अधिक तापमान की तरंगों की तरंग दैर्घ्य से लंबी होती है, यानी कम तापमान की तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, और अधिक तापमान हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर जो होता है वो हाई टेम्परेचर की वेवलेंथ से लंबी होती है। ठीक है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया कि इसमें 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम तक तरंग दैर्घ्य सिर्फ सेंसेशन कर पाते हैं, यानी हम उतने ही वेवलेंथ को देख पाते हैं। अब ये देखिए, सूर्य से जो उष्मा तथा प्रकाश के रूप में प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा कितनी होती है पता है, लगभग 5 × 10⁻22 50,000 मिलियन बिलियन अश्वशक्ति के तुल्य इतनी उष्मा उत्सर्जित होती है। जबकि इसका बहुत छोटा भाग, बहुत नाम मात्र का भाग हम पृथ्वी तक पहुंच पाती है। कितना, 2.5 × 10⁻10 यानी लगभग 250 बिलियन अश्वशक्ति ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। इसका सही आंसर होगा 250 बिलियन अश्वशक्ति पृथ्वी तक पहुंच पाता है, लगभग 40%। ठीक, अब चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। सबसे पहला है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, तो इसके बारे में हम जानेंगे प्रकाश विकिरणों की प्रकृति। अब देखिए, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति ड्यूअल नेचर की होती है। इसके क्वेश्चन समझेंगे। हाइगेंस ने एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, हाइगेंस ने कहा था कि यह तरंग के रूप में होता है, जबकि न्यूटन ने कहा था यह कण के रूप में होता है। तो इस प्रकार से प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी हुई, ड्यूअल नेचर की हुई। ठीक, इसका आंसर है ड्यूअल नेचर। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत कब दिया था। हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस सन में दिया था, आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सन 1678 ईस्वी में। ठीक है, हाइगेंस ने ऐसे ऑप्शन में पूछा जाएगा, ऐसे प्रत्येक क्वेश्चन ऑप्शन में दिए रहेंगे, हम वन लाइन करके बता रहे हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट न हो, आपको डायरेक्ट आंसर पता चले और आप कम समय में ज्यादा जानकारी ले सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, और अगला पार्ट तभी आएगा जब आप लोग के डिमांड पर ही अगला पार्ट आएगा। ठीक है, सन 1678 ईस्वी में। ठीक है, हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है, अर्थात एक वेव फॉर्म में आगे बढ़ता है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, हाइगेंस ने बताया था। अब ये
तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, एक अंतर तरंगे होती हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। हम देखिए सब आप एक क्वेश्चन के बारे में सारी जानकारी देते हुए चलेंगे, हम आपको भड़काएंगे नहीं, सिर्फ अच्छे से आपको, जिससे आप ऑप्शनल में भी अच्छा महसूस कर सके। ठीक है, देखिए जब किसी माध्यम में कोई तरंग संचालित होती है तो माध्यम के कण क्या होते हैं? कंपन करने लगते हैं। कणों की कंपन की दिशा के अनुसार तरंगे दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, एक अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं वो तरंग के डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? ठीक है, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? चलिए देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, और चलिए इसी अगला क्वेश्चन है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिए 3 माध्यम होते हैं, निर्वात, पानी, कांच। निर्वात, जल, कांच, तीनों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब देखिए कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कांच में प्रकाश की चाल 2.00 × 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। सबसे पहले एक बात को जानेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए प्रकाश परावर्तन में क्या होता है, सिंपल सी बात है। इसमें प्रकाश के परावर्तन में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक इंसिडेंट रे होते हैं, एक रिफ्लेक्टेड रे होते हैं, एक विलंब होते हैं, और एक रिफ्लेक्शन एंगल होते हैं। एक इंसिडेंट मतलब एक आपतन कोण होता है, एक परावर्तन कोण होता है, एक आपतित किरण होता है, एक परावर्तित किरण होता है, एक अविलंब होता है, और एक आपतन बिंदु होता है। ठीक है, इतना चीज परावर्तन में होते हैं। चलिए बढ़ते हैं, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से? चलिए हम बताते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम यह बताता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होंगे। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होंगे। और दूसरा नियम बताता है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होंगे? एक ही तल में स्थित होते हैं। यह परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, चलिए प्रकाश के कारण क्या प्राप्त होता है? मतलब प्रकाश एक कारण है, ठीक है, उसके कारण कुछ रिजल्ट, परिणाम प्राप्त होता है, तो उससे क्या कहते हैं? कौन सा रिजल्ट प्राप्त होता है? प्रकाश के कारण इल्यूमिनेशन प्राप्त होता है, प्रदीपन। जो ये लेसन का पहला चैप्टर है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6th सेमेस्टर का पहला चैप्टर इल्यूमिनेशन है। तो वो किसके कारण प्राप्त होता है? वो प्रकाश के कारण प्राप्त होता है। इतना समझ गए होंगे आप। ठीक है, देखिए अब इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? लुमिनियस फ्लक्स और सतह के क्षेत्रफल के अनुपात को इल्यूमिनेशन कहते हैं। अब ये लुमिनियस फ्लक्स को हम आगे पढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन आया है तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी बस ले लीजिए कि लुमिनियस फ्लक्स और सतह के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? इल्यूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ी जानकारी मैं दे रहा हूं। देखिए इल्यूमिनेशन बराबर होता है E बराबर F/A। ठीक है, F होता है F मतलब लुमिनेशन फ्लक्स, लुमिनियस फ्लक्स है। ठीक है, F इससे दर्शाते हैं, और सतह का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सरफेस A है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए लुमिनियस फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, यानी लुमिनियस फ्लक्स का इकाई क्या होता है। ठीक है, लुमिनियस फ्लक्स का इकाई। ठीक, सबसे पहले हम जान लेते हैं लुमिनियस फ्लक्स होता क्या है। किसी लुमिनियस वस्तु से यानी लुमिनियस बॉडी से प्रति सेकेंड प्रकाश ऊर्जा प्रकाश तरंगों के रूप में उत्पन्न होती है। यानी कोई लुमिनियस बॉडी है, प्रदीपन बॉडी, ठीक है, लुमिनियस बॉडी है, ज्योति फ्लक्स कहते हैं इसकी हिंदी ज्योति फ्लक्स है। ठीक, कोई लुमिनियस बॉडी है, उसकी प्रकाश ऊर्जा प्रकाश तरंगों के रूप में होती है जो प्रति सेकंड जो उत्पन्न होती है। ठीक, उसे क्या कहते हैं? लुमिनियस फ्लक्स कहते हैं।
अब इसमें क्या पूछा, लुमिनियस फ्लक्स का क्या मात्रक है, यानी इकाई पूछा है। तो लुमिनियस फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। क्या है? ल्यूमेन। अब आगे बढ़ते हैं। लुमिनियस फ्लक्स को किससे व्यक्त करते हैं? लुमिनियस फ्लक्स को कैपिटल एफ से, ध्यान दीजिएगा, लुमिनियस फ्लक्स को कैपिटल एफ या फाई से व्यक्त करते हैं। अब चलिए, एक ल्यूमेन कितने के बराबर होता है? अब सबसे पहले जानते हैं ल्यूमेन है क्या। ल्यूमेन एक कैंडेला पावर है, ठीक है। कैंडेला पावर वाली ल्यूमिनियस वस्तु से सॉलिड एंगल में उत्पन्न होने वाला लुमिनियस फ्लक्स ल्यूमेन कहलाता है, ठीक। एक ल्यूमेन लगभग 0.0016 वाट के बराबर होता है, ठीक। ल्यूमेन हावर भी एक होता है। ल्यूमेन हावर क्या है? यह प्रकाश ऊर्जा की एक इकाई होती है जो एक ल्यूमेन के फ्लक्स के द्वारा 1 घंटे में वितरित प्रकाश ऊर्जा 1 ल्यूमेन घंटा के बराबर होती है, ठीक। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, प्लेन एंगल को किससे व्यक्त करते हैं? इल्यूमिनेशन में दो एंगल होते हैं, एक प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। अब प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल का सिंपल सी बात जानिए, जो पूछा जाएगा ऑप्शनल में, प्लेन एंगल को किससे व्यक्त करते हैं? ये ऑप्शनल में कंफर्म पूछा जाएगा। रेडियन से व्यक्त करते हैं प्लेन एंगल को। प्लेन एंगल को किससे व्यक्त करते हैं? प्लेन एंगल को थीटा से व्यक्त करते हैं। प्लेन एंगल का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, जो इकाई होती है प्लेन एंगल का रेडियन होता है, ठीक है। इल्यूमिनेशन में 2 एंगल होते हैं, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को किससे व्यक्त करते हैं? थीटा से। और प्लेन एंगल की इकाई जो होती है वो क्या होती है? रेडियन होती है। अब आते हैं सॉलिड एंगल पे। सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल की इकाई तो बाद में पहले पता करेंगे, पहले जानते हैं सॉलिड एंगल है क्या। कोई भी एक गोलीय वस्तु है, ठीक है, गोलाकार सतह है, उसके एक छोटे से भाग को काट देने पर, यानी कोई गेंद है उसको बीच में से कट कर दीजिए और फिर उस गेंद को कट करने के बाद जो छोटा सा एंगल प्राप्त होगा उसको क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस अपॉन रेडियस, यानी A/r² स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। और इसका मात्रक क्या है? सॉलिड एंगल की इकाई स्टेरेडियन। इसको व्यक्त किससे करते हैं? ओमेगा से, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू A/r² स्टेरेडियन, ठीक है, r² स्टेरेडियन, ये फार्मूला है, ठीक। अब चलिए, अब जानते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में रिलेशन को जानते हैं। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2π 1 - cos θ/2, ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में रिलेशन है। इसको लिख लीजिएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π 1 - cos θ/2, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितने स्टेरेडियन के बराबर होता है? पूछा मैक्सिमम सॉलिड एंगल जो है वो कितने स्टेरेडियन के बराबर होता है? तो इसका आंसर है 4π स्टेरेडियन। मैक्सिमम सॉलिड एंगल 4π स्टेरेडियन के बराबर होता है। चलिए एक क्वेश्चन, किसी भी स्रोत की प्रकाश की रेडिएटिंग कैपेसिटी क्या कहलाती है, यानी रेडिएटिंग क्षमता क्या कहलाती है? किसी भी स्रोत के प्रकाश की रेडिएटिंग क्षमता क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा कैंडल पावर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एक कैंडल पावर कितने ल्यूमन के बराबर होता है? एक कैंडल पावर कितने ल्यूमन के बराबर होता है? इसका सही आंसर है 4π ल्यूमन के बराबर होता है। आइए, वीडियो का पार्ट 1 था, इल्यूमिनेशन क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन है, इसके पूरे सीरीज 200 क्वेश्चन का सीरीज है ये पार्ट 1 है। और पार्ट 2 के लिए आप लोग के कमेंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है, आपके डिमांड पे पार्ट 2 वीडियो बनेगा, ठीक। तो जल्दी से जल्दी पार्ट 2 के लिए कमेंट करिए जिससे आपको जल्दी से वीडियो प्राप्त हो सके, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो सके। धन्यवाद।